आज हम बात करेंगे एक कंपैरिजन के बारे में। कंपैरिजन एप्पल, विंडोज़ और लिनक्स के बीच में। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ का भी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का प्रोडक्ट्स हार्डवेयर भी हैं, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लेकिन एप्पल की पूरी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी और उसके अंदर एप्पल के जो सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, एप्पल डिपेंडेंट है अपने सॉफ्टवेयर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, क्योंकि वो सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी नहीं है। जैसे कि HP, डेल और IBM वगैरह जो है वो हार्डवेयर कंपनीज़ है, लेकिन एप्पल जो है वो सिर्फ हार्डवेयर कंपनी नहीं है। हार्डवेयर एक हिस्सा है, क्योंकि उनको मेनली अपनी सर्विसेज देनी है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो सर्विसेज की तरह ही है। तो हम मेनली अपना एप्पल का पूरा इकोसिस्टम, विंडोज़ का इकोसिस्टम और लिनक्स का इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे और इनकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी, इनका टारगेट मार्केट, इनके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं पहले ही बता दूं, ये सारी चीज़ें मेरी ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें कोई फैक्ट नहीं है। कहीं से किसी ने, ना एप्पल ने ये बताया है, ना विंडोज़ ने बताया है, ना लिनक्स ने बताया है, लेकिन जो साफ दिखा हुआ है उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या डिज़ाइन फ़िलासफ़ी है, इनका टारगेट क्या है, क्या नहीं है। एप्पल का टारगेट साफ़ है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, तो वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विंडोज़, लिनक्स और एप्पल के कंपैरिजन के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनकी स्पेशली इनकी जो फ़िलासफ़ी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, शुरुआत में क्या रहा, अभी भी क्या है। देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है उनका ऑब्जेक्टिव तो हमेशा पैसा होता है, लेकिन पैसे के साथ साथ भी कुछ एडिशनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। कई लोग सच में अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहते हैं कि हाँ, मुझे पैसा भी कमाना है, लेकिन वो प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों के काम आए, लोगों के सच में कुछ काम आए। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बना दिया, कुछ समय के लिए चल गया, पैसा कमा लिया और फिर उसके बाद कुछ हो तो हो, हमें मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। तो विंडोज़ का मैं एक थोड़ा ये एग्जांपल विंडोज़ से एसोसिएटेड है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो काम का भी था, उनकी थोड़ी सी एक अच्छी फ़िलासफ़ी भी थी अपने प्रोडक्ट के पीछे, कि वो प्रोडक्ट का उनका एक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहले लिनक्स के बारे में ही बात कर लेता हूँ। लिनक्स जो है, तो वो जब बनाया गया था, इसकी स्टोरी भी है कि लिनक्स इस वजह से बनाया गया था कि पहले क्या यूनिक्स पे काम करते थे सभी जो कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स थे, वो सब लोग क्या है, उनका काम यूनिक्स पे था। यूनिक्स जो था वो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जो थी उसके अंडर आता था, उसकी ओनरशिप थी, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंसिंग फ़ी बहुत ज़्यादा थी उस सॉफ्टवेयर के लिए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था, और पैसा भी कम नहीं था, थोड़ा ज़्यादा ही था। तो जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने कहा कि यार हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ताकि हम अपने फ्री टाइम में भी बना सकें। तो जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमें भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमें भी कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ताकि हम भी अपने एडिशनल प्रोग्राम्स बना सकें, प्रैक्टिस कर सकें या जो भी कुछ करें, लेकिन वो सिस्टम फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास भी। लेकिन यूनिक्स और इनके बीच ठन गई कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने फिर जब ठन गई तो इन्होंने क्या है, यूनिक्स का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाया। कॉपी इसीलिए क्या है, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम कहा जाता है लिनक्स को, क्योंकि लिनक्स की कमांड्स एज इट इज़ कॉपी है यूनिक्स के। PWD, ग्रेप और पाइप ऑपरेटर और इस तरह की जितनी भी आप लिनक्स के अंदर कमांड्स देखेंगे, तो वो कमांड जो है वो यूनिक्स के अंदर भी आपको सेम कमांड मिलेगी। तो लिनक्स के जो डेवलपर्स थे उन्होंने ये सोचा कि भाई एक हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो कि सभी के लिए उपलब्ध होगा, फ्री होगा। फ्री एज इन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, फ्री एज इन ओपन सोर्स, सब लोग फ्रीली कंट्रीब्यूट करेंगे, फ्रीली आसानी से इससे रिलेटेड और भी कई नई नई चीज़ें बनाते रहेंगे। तो ये उनकी एक फ़िलासफ़ी थी। तो उनकी फ़िलासफ़ी रिलेटेड थी सिर्फ प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के लिए। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है ताकि प्रोग्रामिंग कम्युनिटी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके और अपने काम करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। तो उन्होंने एज इट इज़ यूनिक्स को कॉपी करके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, और उसका जो कर्नल है वो लाइनस टॉरवाल्ड्स जी ने बनाया था। तो लाइनस जी का नाम LINUS था, तो उनके ही किसी मित्र ने या जो साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने उस कर्नल का नाम लिनक्स कर दिया, और वो धीरे धीरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका नाम वैसे तो GNU ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन ये फिर हो गया GNU लिनक्स, क्योंकि लाइनस टॉरवाल्ड्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा कर्नल बनाने में। तो GNU लिनक्स से ये सीधे सीधे आगे जाके लिनक्स ही बन गया। हालांकि कम्युनिटी में काफ़ी लोगों को इससे दिक्कत है कि सिर्फ लिनक्स का नाम ही आ रहा है, जबकि इसमें और भी कई लोग थे जो इन्वॉल्व थे।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लिनक्स एक अच्छा ब्रांड नेम है। गनू, GNU, गनू, जिसका प्रोनाउंसिएशन भी वो GNU नहीं बोलने देते, वो बोलते हैं कि इसको गन्नू बोलो, और GNOME, गनोम। तो ग्नोम और गनू, तो ये इतने अच्छे ब्रांड नेम, इतने भाई कैची ब्रांड नेम नहीं है जितना कि लिनक्स है। तो ठीक है, लिनक्स के नाम से भी चल रहा है, कम से कम आपका उद्देश्य तो पूरा हुआ। तो खैर अभी तो वो छोड़ो, नाम GNU लिनक्स नाम है वैसे इसका, लेकिन जो इसका उद्देश्य था वो था प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। और इससे ज़्यादा मतलब धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है वो और बदलता रहा कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, तो नई नई चीज़ें ऐड होती रही। और आज लिनक्स जो है वो एंड यूज़र तक भी पहुंच गया है। एक नॉर्मल यूज़र जो है वो भी लिनक्स को ऑपरेट कर सकता है। लिनक्स के कई वर्जन आ गए हैं, कई, और इस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये फ्री था तो इससे कई और ऑपरेटिंग सिस्टम जन्म लिए। डेबियन निकला, डेबियन में से उबुंटू निकला है, पॉप ओएस निकला है, और आर्च लिनक्स निकल गया अलग से, और फिर फेडोरा निकल गया अलग से, ओपन स्यूज निकल गया अलग से। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा निकल गए इसके अलग अलग वैरायटी, और उन वैरायटी के अंदर और डिफरेंट वैरायटीज़ निकल गई। तो इस तरह से काफ़ी बहुत कॉम्प्लेक्स एक जाल बन गया है लिनक्स से निकले हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। उनमें से एक कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स काफ़ी पॉपुलर हो गए, जैसे कि फेडोरा, डेबियन, उबुंटू, पॉप ओएस वगैरह। लिनक्स मिंट जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ को काफ़ी रिजेंबल करता है। तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ यूज़ करने वाले या जो भी कोई बिगिनर्स भी है ना कंप्यूटर में, तो उनके लिए भी उबुंटू और जो ये पॉप ओएस वगैरह और ये लिनक्स मिंट है, ये काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो ये एंड यूज़र के लिए काफ़ी आसान बन गए हैं आजकल लिनक्स के भी कई वर्जन्स। लेकिन किसी समय पे ये सिर्फ प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के लिए हुआ करता था। नॉर्मल जो इंसान था उसके लिए लिनक्स को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पे हमने डिस्कस की लिनक्स की एक डिज़ाइन फ़िलासफ़ी, लिनक्स किस ऑब्जेक्टिव के साथ बना था, और इसका टारगेट मार्केट आज भी क्या है। आज भी टारगेट मार्केट जो लिनक्स का है वो है प्रोग्रामर्स की पहली पसंद। जैसे कि मैं हूँ, मेरी पहली पसंद लिनक्स ही है। लेकिन अगर मुझे और कुछ काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना है, तो उसके अंदर मेरी पहली पसंद एक्चुअली में विंडोज़ बन जाता है। तो मेरी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चुनाव है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने हैं, मुझे नॉर्मल काम करना है, मेरा सेल्स का काम है, मेरा ट्रेडिंग वेडिंग का काम है, एक्सेल शीट्स काम आती है, स्प्रेडशीट्स काम आती है, और किसी प्रकार के कुछ काम है, HR का काम है, मेरा पेरोल का काम है, अकाउंटिंग का काम है, उसके अंदर विंडोज़ ही मेरी पहली पसंद बनेगा। तो अब आते हैं, जानते हैं बिल गेट्स जी ओन करते हैं विंडोज़ को। विंडोज़ के मालिक, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक जो हैं वो बिल गेट्स हैं, और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फॉर्म की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इंजीनियर्स ने, काफ़ी बड़ी टीम थी जिन्होंने विंडोज़ बनाया। तो विंडोज़ सिर्फ अकेले बिल गेट्स ने नहीं बनाया, बिल गेट्स जी ओनर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर इंजीनियर्स हायर किए, और इंजीनियर्स की पूरी जो टीम थी उन्होंने फिर ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम यूज़ करते हैं, मैं विंडोज़ को यूज़ करता आ रहा हूँ, विंडोज़ 95 भी यूज़ किया है, 98, और मैं उस समय से यूज़ करता आ रहा हूँ जिस समय ये नए नए थे। तो मैं काफ़ी पुराना यूज़र हूँ। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था जब मैं विंडोज़ 95 98 यूज़ किया हुआ है। तो तब से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि विंडोज़ की जो डिज़ाइन फ़िलासफ़ी वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो एक फ्रेंडली डिवाइस है, एक यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है कंप्यूटर, और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये कोई बहुत पेचीदगी नहीं है इसके अंदर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको ऑपरेट करना, ये इतनी आसान चीज़ है। तो विंडोज़ की डिज़ाइन फ़िलासफ़ी ये थी कि कंप्यूटर को एक्सेसिबल बना दो हर किसी के लिए, हर घर में हर कोई कंप्यूटर यूज़ कर पाए। सिर्फ प्रोग्रामर्स ही नहीं, नॉन प्रोग्रामर्स, जनरल पर्पज़ के लिए भी। आपको पेंट करना है, आप आर्टिस्ट हैं, आपको MS पेंट के अंदर कुछ चीज़ें करनी हैं तो आप वो करिए। आप अगर अकाउंटेंट हैं, आपको अकाउंटेंसी करनी है, आप वो करिए। आपको और कुछ काम करने हैं, इंटरनेट पे ब्राउज़ करना है तो वो सारे काम करिए, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एकत्रित करिए। तो इस हिसाब से उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए विंडोज़ को टारगेट किया, और विंडोज़ को टारगेट ना सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए बल्कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया, क्योंकि विंडोज़ की जो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा जो इनकी डिमांड थी वो कॉर्पोरेट से भी थी। ऑटोमोबाइल कंपनीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ थी वो हज़ारों की मात्रा में इनके लाइसेंस ख़रीदती थी, और अपने पूरे कंपनीज़ के अंदर जो है वो रन करती थी विंडोज़ के सिस्टम्स। तो विंडोज़ की काफ़ी ज़्यादा कमाई कॉर्पोरेट से भी होती थी, और उनकी भी पहली पसंद विंडोज़ ही बना हुआ था उस समय। तो विंडोज़ सभी के लिए एक एक्सेसिबल और आसानी से चलने वाली चीज़ थी। ड्राइवर्स विंडोज़ के लिए सभी
मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए हुए थे, तो इसलिए आपको कोई भी अपना नया नया हार्डवेयर बनाना है तो उसके ड्राइवर्स जो हैं वो आप विंडोज़ में उपलब्ध करा दीजिए तो हो जाते थे। और फिर ज़्यादातर जो हार्डवेयर थे वो आपके विंडोज़ पे चल जाते थे, विंडोज़ उसको रिकग्नाइज़ करके और हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल रखता था आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो विंडोज़ के जो जो डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी और जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि हमें हर किसी को कंप्यूटर उपलब्ध कराना है। और कंप्यूटर लेके वो क्या करेंगे भाई, कंप्यूटर लेके तो कुछ हो नहीं जाएगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होने, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। तो इस हिसाब से हमें अपना टारगेट मार्केट बनाना है कि हमें जनरल पब्लिक को, पूरी की पूरी पब्लिक को ही अपने टारगेट मार्केट में इंक्लूड करना है। और मैं ये कहना गलत नहीं होगा मेरा कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को जो कंप्यूटर सीखा है वो उन्होंने विंडोज़ की बदौलत ही सीखा है। आगे जाके वो चाहे एप्पल के इकोसिस्टम पे आ गए हों या वो लिनक्स के प्रोग्रामर्स बन गए हों, लेकिन शुरुआत उनकी विंडोज़ से ही हुई थी। आधे से ज़्यादा दुनिया की जो शुरुआत है कंप्यूटर की वो विंडोज़ से ही हुई है, एप्पल से या लिनक्स से नहीं हुई है। तो विंडोज़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरी दुनिया में कंप्यूटर को एक्सेसिबल बनाने में। तो कंप्यूटर एक मुश्किल नहीं लगता, कंप्यूटर आसान लगता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करना बहुत आसान कर दिया था जब विंडोज़ किसी ने विंडोज़ 95 98 एक्सपी यूज़ किया, तो यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, कंप्यूटर को ऑपरेट करना तो इतनी सिंपल चीज़ है। और हर किसी ने धीरे धीरे अपने अपने काम में, अपने अपने इंडस्ट्री में, अपनी अपनी कंपनी में कंप्यूटर को इंक्लूड किया। बैंकिंग के अंदर धीरे धीरे कंप्यूटर आए, तो कंप्यूटर इसीलिए आए क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करना आसान हो गया, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आसान हो गया, उसको समझना आसान हो गया। और फिर धीरे धीरे कंप्यूटरीकरण जो है वो 90s के लेट 90s में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चालू हो गया था। तो विंडोज़ का टारगेट मार्केट जनरल पब्लिक है, सभी ही हैं। और अब बोला के आने के बाद जो है विंडोज़ में कई बदलाव हुए हैं। और एक पॉजिटिव बदलाव ये है कि विंडोज़ ने लिनक्स को भी एम्ब्रेस कर लिया है। तो क्योंकि सत्या नाडेला खुद एक इंजीनियर हैं, खुद ने लिनक्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ होगा, तो इसलिए उन्होंने विंडोज़ के अंदर लिनक्स को इनकॉर्पोरेट किया, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स बनाया, जिसके अंदर आप विंडोज़ के अंदर ही लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। जैसे कि यूबुंटू चला सकते हैं, आर्च लिनक्स भी चला सकते हैं, या और कोई चलाना है तो वो भी चला सकते हैं। काली लिनक्स का भी आता है इसमें ऑप्शन शायद, और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे आते हैं। तो आप वो कोई सा भी लिनक्स इसमें चला सकते हैं विंडोज़ के अंदर ही। और जैसे लिनक्स की कोई एप्लीकेशन है जो लिनक्स पे डिपेंडेंट है, लिनक्स के बिना नहीं चल सकती, तो वो एप्लीकेशन जो है वो रेकमेंड कर कि आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर पे विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स WSL, जिसका कि सेकंड वर्जन चल रहा है, WSL2, उसको एक्टिवेट कर लीजिए। और WSL2 एक्टिवेट करने के बाद जो है फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर पे चल जाएगा। लेकिन अगर WSL एक्टिवेटेड नहीं है तो हमारा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे नहीं चल पाएगा। इस तरह के कुछ एक है वो प्रोग्रामर्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रेडिस एक डेटाबेस है, वो विंडोज़ पे नेटिवली नहीं चलता। विंडोज़ पे आपको WSL एक्टिवेट करना पड़ेगा, WSL चालू करना होगा, उसके बाद ही रेडिस जो है वो काम करेगा विंडोज़ पे। इसी तरह से शायद डॉकर भी है, डॉकर भी WSL पे डिपेंडेंट है, और WSL के बिना विंडोज़ पे नहीं चल पाता डॉकर। तो ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो जो विंडोज़ ने यही देखा कि यार हमारा टारगेट मार्केट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोग्रामर्स है जो लिनक्स पे मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम लिनक्स को ही अपने अंदर ले आते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं। तो उन लोगों को भी तकलीफ़ नहीं होगी जो विंडोज़ पे कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो लिनक्स की भी काफ़ी चीज़ें इस पर चल जाएंगी। तो विंडोज़ धीरे धीरे काफ़ी लोगों को इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि सब लोगों की हम डिमांड्स पूरी कर पाएँ। और शुरुआत से भी इनकी यही रही है कि एक इसको एक्सेसिबल बनाई जाए, सभी लोगों के लिए सारे काम विंडोज़ पे हो पाएँ। इसीलिए इन्होंने अच्छा खासा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्वीट भी बनाया, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे जो काम हैं वो कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग हो, चाहे आपका एक्सेल स्प्रेडशीट हो, अकाउंटिंग हो, चाहे आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपको MS एक्सेस यूज़ करना है। एक प्रोफेशनल डेटाबेस नहीं है जैसे कि बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी MS एक्सेस काफ़ी अच्छा खासा है यूज़ेबिलिटी के हिसाब से। और उसके अलावा भी MS पब्लिशर, वन नोट वगैरह काफ़ी नई नई चीज़ें इन्होंने लाते रहे, जो कि आपके काम आती ही रहती है डिज़ाइनिंग में, कुछ और आपको पैम्पलेट्स बनाने हैं उन सब चीज़ों में। तो वो इन्होंने नए नए अपने इनोवेशन रखे हैं MS ऑफिस में। अब हम आते हैं एप्पल पे। तो एप्पल की जो डिज़ाइन फ़िलासफ़ी, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट मार्केट है, उनके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है। मैंने जो सिंबल बनाया है इससे आप समझ जाइए कि एप्पल का जो उद्देश्य है वो क्या है। एप्पल का उद्देश्य हमेशा से यही था। देखिए, किसी ज़माने में आर्म चिप्स नहीं थी, एप्पल का कोई ऐसा कोई इनोवेशन नहीं था कि उनके कोई स्पेशल कोई हार्डवेयर है या ऐसा कुछ है इनका। फिर भी अभी भी और पहले भी इंटेल का जब जैसे आर्म चिप्स नहीं थी तब भी
इंटेल के अपने प्रोसेसर चलते थे एप्पल कंप्यूटर पे भी, और दूसरे और लैपटॉप लो तो उस पर भी, लेकिन उस टाइम पे भी इनकी हार्डवेयर काफ़ी अच्छी होती थी। और दूसरी बात है, इनका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ इनके कंप्यूटर पे है और किसी पे इनको डालना नहीं। लिनक्स जो है वो आपको हर किसी पे डालना है तो हर किसी के साथ एक्सेसिबल होना चाहिए, सारे हार्डवेयर्स के ड्राइवर्स होने चाहिए। तो इस हिसाब से लिनक्स भी थोड़ा सा लिनक्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और यही विंडोज़ के लिए भी मुश्किल है कि विंडोज़ को सारे ड्राइवर्स अवेलेबल रखने हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो थोड़ा सा लाइट वेट नहीं हो पाता इतना। अब यहाँ पे क्या है आपका, भाई आपके 5-6 मॉडल हैं लैपटॉप के, आपके 1-2 मॉडल होंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर के, 3-4 मिनी पीसी के, बस इतना सा आपका हार्डवेयर है। उसमें आप जो हार्डवेयर यूज़ करते हो वो भी आपके लिमिटेड ऑप्शंस है, और आप खुद ही लगा रहे हो और किसी को ऑप्शन दे नहीं रहे कि वो अपने हिसाब से कुछ भी हार्डवेयर लगा दे। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको ज़्यादा ड्राइवर्स इकट्ठे नहीं करने, आपका ऊपर से हार्डवेयर जो है वो परमानेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज्ड है हार्डवेयर के लिए, और इसीलिए एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट चलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, बहुत ही गजब का है इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि ये हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड है और हार्डवेयर इसका पक्का सीमित है। कोई अलग अलग हार्डवेयर पे इसको इंस्टॉल करना नहीं, क्योंकि आपके पास इसकी इमेज है ही नहीं जो आप कहीं पे भी इसको इंस्टॉल कर सकें। ना ही इसकी इमेज के अंदर ये ऑप्शन है कि ये कंपैटिबल हो सके। आप इंस्टॉल जैसे जैसे कर भी दें, जैसे कि हैकिंटोश बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर इशू आते हैं कि कभी क्या रिकग्नाइज़ नहीं हो रहा, कभी क्या रिकग्नाइज़ नहीं हो रहा, काफ़ी दिक्कत आ जाती है उसके अंदर। तो वो चीज़ ज़्यादा चल नहीं पाती और बहुत मुश्किल है वो हैकिंटोश बनाना। तो इस हिसाब से एप्पल के लिए चीज़ें आसान हो जाती है, और साथ ही साथ महंगी बहुत ज़्यादा होती है, और जो आपको रिटर्न मिलता है वो कितना मिलता है ये जो यूज़ कर चुके हैं वो बताएं। मैं यूज़ कर चुका हूँ तो मैं मेरी ओपिनियन में अभी ज़्यादा दूंगा नहीं एप्पल के बारे में, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल लगा रखे हैं इससे आपको समझ जाना चाहिए कि एप्पल की डिज़ाइन फ़िलासफ़ी क्या है। ठीक है, एप्पल के कई प्रोडक्ट्स एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एप्पल अपने आप प्रोडक्ट में अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा से गराज बैंड जैसी चीज़, आई मूवी जैसी चीज़ देता आया है, और की नोट इसका काफ़ी एडवांस रहा है पावर पॉइंट से। लेकिन अब धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे एप्पल के जो इस तरह की जो ऐप्स आते हैं साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनके इक्विवेलेंट वहाँ पे भी अवेलेबल धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन एप्पल की इसमें लीड थी कि एप्पल कई चीज़ों में कई ऐप्स ऐसे देता था जो कि अपन को विंडोज़ में नहीं मिलते, और इसीलिए कई लोग फिर एप्पल को प्रेफर करते थे क्योंकि उनको एडिशनल कंटेंट बनाने के लिए आसानी हो जाती थी। तो एप्पल क्या है, कंटेंट मेकर्स के लिए पहली चॉइस हुआ करता था किसी समय, लेकिन अब वो बात भी नहीं है। अब आपको क्या है, कई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे जो आप विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ का लैपटॉप लीजिए, डेस्कटॉप लीजिए, उसको अपग्रेड करिए और अच्छे से, और फिर उसमें आप चलाइए जो भी कुछ आपको चलाना है। तो एप्पल की डिज़ाइन फ़िलासफ़ी कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक रही है, कम्प्लीटली इनकी प्रॉफिट बेस्ड रही है डिज़ाइन फ़िलासफ़ी कि भाई वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ मनी। तो इनकी प्रोडक्ट रेंज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इतना वाइडली यूज़ नहीं है, उसके बावजूद ये किसी समय पे विंडोज़ से भी ज़्यादा, माइक्रोसॉफ्ट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई थी, और प्रॉफिट्स भी इनके बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉफिट्स थे। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट कम है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा, इसीलिए इतने भयंकर प्रॉफिट निकाल पा रहे हो। तो आप समझ जाइए कि इनका जो प्रोडक्ट है उसकी असली कॉस्ट कितनी कम होती होगी, लेकिन ये जो आपको बेच रहे हैं वो कितनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन में बेच रहे हैं, और इसीलिए इनके इतने भयंकर प्रॉफिट निकल रहे हैं कि ये विंडोज़ जैसे वाइडली यूज्ड प्रोडक्ट को भी पीछे छोड़ रहे हैं, और बड़ी बड़ी हार्डवेयर कंपनीज को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो खैर वो जाने दीजिए, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हर किसी की अपनी चॉइस होती है और होनी ही चाहिए एक फ्री मार्केट के अंदर, तभी इनोवेशन होता है, तभी सारी चीज़ें होती है। लेकिन एज अ कंज्यूमर आपको भी अपने पैसे के बारे में, अपने रिटर्न ऑन एक्सपेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन फिर भी आप एक्सपेंस मानिए, लेकिन उस एक्सपेंस पे भी आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, ये एज अ कंज्यूमर आपको सोचना चाहिए। तो ये कंपैरिजन था जो मेरी ओपिनियन में लिनक्स, विंडोज़ और एप्पल के जो फ़िलासफ़ी है, जो फ़िलासफ़ी इनकी शुरुआत में रही, जो फ़िलासफ़ी आज हो चुकी है, और जो ऑब्जेक्टिव है और जो टारगेट मार्केट है वो क्या है। तो विंडोज़, लिनक्स और एप्पल, इन तीनों की डिज़ाइन फ़िलासफ़ी, ऑब्जेक्टिव, शुरुआत के ऑब्जेक्टिव, अभी जो करंटली ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, और टारगेट मार्केट, ये काफ़ी डिफरेंट है। इनकी शुरुआत में आप डिज़ाइन फ़िलासफ़ी देखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट थी। लिनक्स प्रोग्रामर्स के लिए था, विंडोज़ जनरल पब्लिक के लिए, हमें सबके लिए सब ये चीज़ अवेलेबल करनी है, एप्पल एलीट ग्रुप के लिए, पैसा कमाना है खूब। तो ये तीनों टारगेट मार्केट ही डिफरेंट है फ़िलासफ़ी के हिसाब से, तो इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं कर रहे थे पहले। टारगेट मार्केट ही डिफरेंट है, फ़िलासफ़ी ही डिफरेंट है,
तो ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट थे। तो इस हिसाब से इन तीनों के जो टारगेट मार्केट हैं, जो ख़रीदार हैं, वो भी सेग्रीगेटेड हैं, डिफरेंट हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों पहले कम्पीट नहीं कर रहे थे। अब विंडोज़ एप्पल के साथ कम्पीट करना चाह रहा है। विंडोज़ अपने हार्डवेयर भी निकाल रहा है, अपने जैसे लैपटॉप भी निकाल रहा है, और एप्पल की तरह ही अपने जैसे मैकबुक है इनकी, तो इन्होंने सरफेस प्रो और इस तरह से अपनी लाइन चालू की है। लिनक्स अभी भी प्रोग्रामर्स के लिए ही है, लेकिन प्रोग्रामर्स के साथ साथ धीरे धीरे, क्योंकि और कंपनियां हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली, उन्होंने यही देखा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल वगैरह सब फ्री में मिल रहा है, तो हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना बनाएं और विंडोज़ की तरह जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आगे जाके मैं सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सच में कोई विंडोज़ का कॉम्पिटिटर लिनक्स बेस्ड आए, जो कि लिनक्स को थोड़ा सा और जनरल पब्लिक को अवेलेबल कर दे। लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है, विंडोज़ काफ़ी आगे बढ़ चुका है। MS ऑफिस जो है वो दुनिया की एक बहुत बेसिक नीड बन चुका है सारे कामों के लिए। तो MS ऑफिस को रिप्लेस करना और विंडोज़ के इकोसिस्टम को रिप्लेस करना जो है वो अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी लिनक्स मिंट और उबुंटू इस तरह के काम कर रहे हैं जिसमें कि वो जनरल पब्लिक को एक्सेस दे रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बना रहे हैं अपने लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो प्रोग्रामर्स भी यूज़ करें और जनरल पब्लिक है वो भी उबुंटू या फिर लिनक्स मिंट को यूज़ करें, तो आपको विंडोज़ को लाइसेंसिंग फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन साथ में मैं यही बोलूँगा कि विंडोज़ की लाइसेंसिंग फ़ी जो OEM की है वो अगर आप परचेज़ करें तो वो इतनी महंगी भी नहीं है। तो जो लोग पायरेटेड यूज़ करते हैं, पायरेटेड कभी यूज़ नहीं करें। आप बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें यूज़ करें, पायरेटेड चीज़ें कभी यूज़ नहीं करें। OEM की ख़रीदें और फिर आपका परमानेंटली विंडोज़ जो है वो ऑथेंटिक रूप से चलता रहेगा। आपके दिमाग में पीस ऑफ माइंड रहेगा कि कुछ इलीगल काम आपने नहीं किया है। तो मेरी ओपिनियन, मेरी ऑब्जर्वेशन थी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों कंपनियों के बारे में, जो मैं काफ़ी समय से सोचता रहता था जब भी मैं लिनक्स पे काम करता था, विंडोज़ पे, एप्पल पे। तो मेरे जैसे जैसे मैं न्यूज़ देखता था तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती थी कि इन तीनों की डिज़ाइन फ़िलॉसफी क्या है, कौन क्या करना चाह रहा है, कौन किस तरह से शुरुआत हुई थी किसकी। क्योंकि मैं काफ़ी समय से तीनों को यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ को बहुत ही ज़्यादा समय से यूज़ करता आ रहा हूँ। और विंडोज़ को जब मैं बचपन में यूज़ करता था तो मैं ये सोचता था कि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, ऐसी एक टेक्निक बनाई है जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है एक आम बच्चे के लिए भी एक्सेसिबल हो गया है, बड़ों के लिए भी एक्सेसिबल हो गया है। जिनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता उनके लिए भी कंप्यूटर एक्सेसिबल हो गया है विंडोज़ द्वारा। तो विंडोज़ का एक थोड़ा सा काफ़ी लोगों के लिए फीलिंग यही रहेगी कि यस, इन्होंने कंप्यूटर को एक्सेसिबल बना दिया हर किसी के लिए। तो ये बस एक थोड़ा सा कंपैरिजन था, और मैं भी लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाह रहा था कि जब वो चुने कि उनको किस काम के लिए क्या चीज़ लेनी है, तो वो ये सोचें कि भाई मेरी जो नीड्स हैं वो किस के साथ अलाइन हो रही है। अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप खरीद लीजिए एप्पल, लेकिन तो भी अगर आप फिर भी सेंसिबल हैं, या फिर आपको भाई एप्पल के प्रोडक्ट्स एप्पल के इकोसिस्टम में नहीं जुड़े और आपका काम आप खुद जानते हैं कि MS ऑफिस और वगैरह या और भी कुछ चीज़ें हैं जो बिना एप्पल की भी हो सकती हैं, तो आप विंडोज़ के लैपटॉप ले सकते हैं, सरफेस प्रो वगैरह, या फिर लिनक्स के भी लैपटॉप्स आते हैं वो ले सकते हैं, और थर्ड पार्टी लैपटॉप्स भी ले सकते हैं जो ना लिनक्स के हैं ना विंडोज़ के हैं, ब्लैंक आते हैं, आपको मर्जी है जो उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आज बस थोड़ा सा लोगों को बताना था कि लिनक्स और विंडोज़ और एप्पल इनकी शुरुआत किस तरह से हुई, क्या इनकी डिज़ाइन रही, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, मार्केट ऑब्जेक्टिव्स, और वो इन्होंने सबने अकम्प्लिश भी कर लिए। और अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है ये तो सबके सामने है। तो अब आप खुद अपने विचार जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि लिनक्स की आपको क्या लगता है, उनकी अभी ऑब्जेक्टिव क्या चल रहे हैं। जो भी लिनक्स की कंपनियां हैं, उबुंटू या पॉप ओएस या फिर लिनक्स मिंट या जो भी कुछ है, इनकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी और इनके ऑब्जेक्टिव्स अभी क्या चल रहे हैं। लिनक्स पूरी कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव्स अभी क्या चल रहे हैं आपके हिसाब से। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस वक्त आपको क्या लगता है कि क्या चल रहे हैं। और एप्पल का आप लिखिए कि भाई क्या मैं गलत था, या फिर आपकी क्या राय है कि एप्पल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। एप्पल के बारे में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में बस इतना ही। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।